चलिए कंटिन्यू करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज को और आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स नाम के चैप्टर को। जैसे कि आप लोग जानते हो ये रहा इसका कंटेंट, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चीजों को कवर अप करते हुए चलेंगे और साथ में एक और चीज भी कवर अप करेंगे कि इस चैनल के नीचे आप लोग को चैनल का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दो यार और चैनल को थोड़ा आगे लेकर जाओ और अपने दोस्तों यारों को शेयर करो कि प्यारा कंटेंट फिजिकल एजुकेशन का तुम्हारे भैया इस चैनल पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर मेरे साथ फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो जकी सौदागर फिजिक्स मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसके अंदर आपको फिजिक्स के प्यारे कंटेंट अवेलेबल हो चुके हैं, डिटेल वन शॉट वीडियो विद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ। तो कम ड्यूरेशन के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ तगड़ी प्रैक्टिस आप कर पाओगे फॉर फिजिक्स के लिए। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। मेरी गारंटी बहुत प्यारा कंटेंट मैं यहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों इस चैप्टर के रिगार्डिंग शॉर्ट क्वेश्चन, सॉरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो सभी लोग जानते हो लॉ ऑफ रिएक्शन मतलब क्या होता है। एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब बॉल अगर दीवार पे मारोगे तो वो बॉल बाउंस बैक होकर आपके पास वापस से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि आखिर इक्विलिब्रियम क्या चीज होती है। तो एक ऐसा स्टेट होता है जहां पे जो ऑब्जेक्ट है वो बैलेंस कंडीशन पे रहता है, जहां पे फोर्स जो है वो जीरो एक्ट करता है। अभी डिसबैलेंस हो गया, ये रहा इक्विलिब्रियम, तो ये रहा इक्विलिब्रियम, देखो ये बैलेंस हो गया। तो इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, जहां पे किसी भी टाइप का मोशन आप लोग को ऑब्जेक्ट के अराउंड देखने को नहीं मिलता। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि नेट फोर्स की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जा रही है। आपको यहाँ पे टाइप्स भी बताना है इक्विलिब्रियम के। तो इक्विलिब्रियम का पहला टाइप होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। 2017 में आप लोग को क्वेश्चन पूछा गया था कि आखिर फ्रिक्शन क्या चीज होती है। तो फ्रिक्शन बेसिकली ना एक किस्म से फोर्स ही होता है, जहां पे अप्लाइड फोर्स लगता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्रिक्शन फोर्स लगता है। जैसे मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है इस सरफेस पे रखा हुआ है, अगर मैं यहां से अप्लाई करता हूं फोर्स, ठीक है ना, आपने इधर से धक्का मारना शुरू करें तो इसके अपोजिट डायरेक्शन पे फ्रिक्शन आप लोग को लगते हुए देखने को मिलेगा। ये ऑटोमेटिकली लगता है, यहां पे कोई खड़ा नहीं है। ये फ्रिक्शन लग क्यों रहा है? सरफेस के कांटेक्ट की वजह से लग रहा है। तो जितना ज्यादा स्मूथ सरफेस रहेगा ना तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, और जितना ज्यादा रफ सरफेस रहेगा उतना फ्रिक्शन आपको लगते हुए देखने को मिलता है। तो फ्रिक्शन भी दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन। अब बात कर लेते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन क्या चीज होता है। डायनेमिक फ्रिक्शन का मतलब ये ऐसे टाइप का फ्रिक्शन जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। अब चाहे तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो सकता है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड हो रहा है उस दौरान पे, या फिर कोई ऑब्जेक्ट रोल हो रहा है उस दौरान पे भी आपको लगते हुए देखने को मिलता है। जैसे आप लोग फुटबॉल खेल रहे हो, फुटबॉल को आप लोगों ने किक करें तो बॉल जो है एक टाइम पे आके रुक जाती है, उसके पीछे का रीजन क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या चीज होती है दोस्तों। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसे टाइप का इमेजिनरी पॉइंट होता है जहां पे बॉडी जो है कंप्लीटली बैलेंस रहती है, उसे हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। या आप लोग को अराउंड बॉडी के बीचों बीच पे लगते हुए देखने को मिलता है, जहां पे वेट जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहता है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप लोगों को पूछा गया है कि एक ऑब्जेक्ट को आप लोगों ने थ्रो करे उस स्पेस में और वो एक प्रोजेक्टाइल बनाते हुए जा रहा है, तो आपको बताना है कि उस पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे। एग्जांपल के तौर पे ये रहा आप लोग की बॉल, इसको आप लोगों ने कुछ ऐसे ऊपर की तरफ फेंके हो, तो जब ये ऊपर जा रहा था उस दौरान पे इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं जिस वजह से ये जो बॉल है ये प्रोजेक्टाइल के फॉर्म में नीचे आ रहा है। तो यहां पे लग रहा है सबसे पहले तो इस बॉल पे mg मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, और साथ ही साथ एयर का रेजिस्टेंस भी आप लोग को लगते हुए देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि अगर आप लोग को मैक्सिमम डिस्टेंस तक के किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करना है तो किस एंगल से आप लोग को उसको फेंकना चाहिए। तो हमेशा याद रखिएगा मैक्सिमम डिस्टेंस तक के अगर आप लोग को कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंकना है तो 45 डिग्री का एंगल पे आप लोग को ऑब्जेक्ट को छोड़ना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो एंगल है 45 डिग्री का होना चाहिए, तभी ऑब्जेक्ट ज्यादा से ज्यादा दूर तक जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे वो फेंकने की बातें नहीं हो रही जो आप उसके सामने बड़ी बड़ी करते हो सिर्फ उसको इंप्रेस करने के लिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। देखो दोस्तों मैं आप लोगों को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो करा रहा हूं, लेकिन घर पे बैठकर खुद से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए सैंपल पेपर लॉन्च कर दिया हूं, जिसके अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं 15 सैंपल पेपर के साथ साथ 5 एक्स्ट्रा मोस्ट लाइकली सैंपल पेपर, वो भी विद आंसर के साथ, बोर्ड्स के अकॉर्डिंग, बोर्ड्स के पैटर्न को फॉलो अप करते हुए आप लोग के लिए डिजाइन करके दिया गया है। इस सैंपल पेपर के अंदर आप लोग को मिल रहा है हाई स्कोरिंग चीट शीट और लास्ट पेज में मिल रहा है चैप्टर वाइज गैसिंग पेपर, जो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ये रहे वो हाईली प्रोबेबल क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में जरूर आने वाला है, जो आपके बोर्ड्स के लिए बहुत काम आएंगे। तो ये बुक आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी बोर्ड्स में पी में 100 मार्क्स दिलाने के लिए। डिस्क्रिप्शन में Amazon के डिस्काउंट लिंक दे दिया हूं, आज ही ऑर्डर करें और अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन बेस्ट बनाएं। बात कर लेते हैं दोस्तों कि आखिर किस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन टाइप 1 आप लोग को देखने को मिलते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो है न्यूटन का लॉ ऑफ इनर्शिया क्या चीज है। न्यूटन का लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट को आप लोग तब तक नहीं रोक सकते जब तक कि कोई उस पे एक्सटर्नली फोर्स ना लगा दे, या कोई ऑब्जेक्ट तब तक के रेस्ट पे रहेगा जब तक कि आप लोग उसको मूव ना करा दो बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो इसी को आप लोगों को इंग्लिश में यहाँ पे लिख देना है। अगला क्वेश्चन 2024 के अंदर आया था, सेकंड क्लास लीवर क्या होता है विद सुटेबल एग्जांपल के साथ आप लोग को बताना है। तो सेकंड क्लास लीवर आप लोग को वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल जो इसका कहा जाएगा वो है क्या? हाई जंप।
उस दौरान पे आप लोग को ये देखने को मिलता है। अब हाई जंप लेते हुए आपने बास्केटबॉल को फेंके, वो आएगा एग्जांपल किसमें, सेकंड क्लास लीवर के अंदर। तो सेकंड क्लास लीवर के अंदर होता क्या है, जो लोड रहता है दोस्तों वो फल्क्रम और फोर्स के बीच में आप लोग को देखने को मिलता था। अगला जो क्वेश्चन आप लोग को आया है बोर्ड्स में, वो कुछ इस तरीके से कि दो टाइप बताइए फ्रिक्शन के क्या है और सुटेबल एग्जांपल के साथ बताने की कोशिश करें। तो सबसे पहला दोस्तों वो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड हो रहा है उस दौरान पे लगते हुए आप लोग को देखने को मिलता है। अरे बचपन में जब आप लोग स्लाइड में इस तरीके से यहां से नीचे आते थे और आप ऑब्जर्व करते थे कि स्लाइड होते होते आपका जो पिछवाड़ा है, मतलब सॉरी आपको जो पैंट है वो छिल जाता था। वो क्यों होता था, क्योंकि यहाँ पे हल्का फुल्का रफ सरफेस रहता था। तो जब आप स्लाइड नीचे होते थे अप्लाइड फोर्स इस तरफ लगता था और उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको फ्रिक्शन लग जाता था ड्यू टू दी स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट की वजह से, जिस वजह से आपका जीन्स फट जाता था और जो आप उसको इंप्रेस करते थे वो वहीं पे ही, मतलब क्या बोलूं यार, ऑरा नेगेटिव हो जाता था। तो दोस्तों ये आप लोगों का कहलाएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सेकंड है दोस्तों रोलिंग फ्रिक्शन। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, इस बॉल को आप लोगों ने थ्रो करे, बॉल कुछ इस तरीके से मूव करते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आप लोग को रोलिंग फ्रिक्शन लगते हुए देखने को मिलता है। इसके एग्जांपल की बात करी जाए तो स्केटिंग इसका सबसे बड़ी एग्जांपल है। कोई दो एडवांटेजेस बताना है फ्रिक्शन के जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स में आप लोग को देखने को मिलेंगे। देखो बिना फ्रिक्शन के आप ग्राउंड पे खड़े ही नहीं हो सकते, यही सबसे बड़ा इसका आप लोग के लिए एक एडवांटेज है। तो फ्रिक्शन होगा तो ग्रिपिंग अच्छी रहेगी। आप लोगों ने देखे होंगे शॉर्ट पुट या जेवलिन थ्रो करते टाइम पे एक पाउडर यूज करते हैं, वो पाउडर रहता है मैग्नीशियम का। उसको क्यों यूज किया जाता है कि जब आप शॉर्ट पुट को या फिर जेवलिन को पकड़ते हो तो उसमें पकड़ अच्छे से रहे, वो स्लिप ना हो जाए फेंकते टाइम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कोई दो फैक्टर बताना जो एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जब आप प्रोजेक्टाइल कर रहे हो उस दौरान पे 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए, तभी आप लोग मैक्सिमम डिस्टेंस तक के किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंक सकते हो। इसके अलावा आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो भी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। अब मान लो यार आप 45 डिग्री का एंगल में फेंक रहे हो, लेकिन ऐसे लुल्लू पुल्लू की तरह फेंकोगे तो सीधी बात है कोई भी ऑब्जेक्ट दूर जाएगा ही नहीं, ताकत से फेंकना पड़ेगा ना। तो इनिशियल वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम डिस्टेंस तक के फेंकने के लिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चंस के टाइप 2 की वैरायटी में। तो यहां पे जो सबसे पहला क्वेश्चन आया है, देखो रिपीट हो रहे सारे क्वेश्चन, बस लेंथ उसकी बढ़ते हुए चलेगी बस क्वेश्चन के पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो 2020 में क्वेश्चन आया है, सुटेबल एग्जांपल के साथ आप लोगों को एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन लॉ को समझाते हुए चलना है। जैसे न्यूटन का पहला लॉ का नाम होता है लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन के पहले लॉ को समझ लेते हैं, वो है लॉ ऑफ इनर्शिया। वही चीज कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक के मूव करता रहेगा जब तक कि कोई उसको रोकना ले, या कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक के रेस्ट पे रहेगा जब तक कि कोई उसको मूव ना करा दे। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आप लोग फुटबॉल का दे सकते हो, जहां पे बॉल जो है तब तक के आपको रेस्ट पे देखने को मिलेगी जब तक कि कोई इसको किक करके मूव ना करा दे। आप बोलोगे भैया एक बात बताओ, ये कैसा लॉ ऑफ इनर्शिया है? मान लेते हैं बॉल को किक करे, बॉल को आपने किक करे, उसके बाद बॉल को तो मूव करते ही रहना चाहिए था, वो रुक क्यों रही है? वो रुक इसलिए रही है फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो न्यूटन का जो लॉ है वो कभी गलत नहीं होता। यही चीज अगर आप स्पेस में करोगे, किसी को धक्का मार दोगे तो वो उसी तरफ मूव करता रहेगा हमेशा जब तक कि कोई उसको रोक ना ले खुद से। न्यूटन का सेकंड लॉ जो है इसका नाम है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन या लॉ ऑफ मोमेंटम। ये आप लोग को न्यूटन इसमें अपनी मां के बारे में बताया, F = ma, मतलब एक्सेलरेशन which is equal to force upon mass। तो जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा एक्सेलरेशन आप लोग को लगते हुए देखने को मिलता है। यह आप लोग को बता रहा है न्यूटन का सेकंड लॉ। अगर आप एक जेवलिन को फेंक रहे हो दोस्तों तो उस दौरान पे आप लोग को ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर ज्यादा फोर्स लगाओगे तो उतना एक्सेलरेशन के साथ वो ऑब्जेक्ट मूव कर पाएगा। न्यूटन का थर्ड लॉ जिसका नाम है लॉ ऑफ रिएक्शन या फिर एक्शन एंड रिएक्शन, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है कि जब आप लोग बुलेट को फायर करते हो गन से, तो जिस तरफ बुलेट मूव होती है उसके साथ साथ गन जो है वो बैकवर्ड भी मूव होती है। तो वो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है फॉर न्यूटन के थर्ड लॉ के लिए। दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आप लोग को समझाना है स्टैटिक और डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब जब आप लोग मूव नहीं कर रहे हो उस दौरान पे जब आप नॉर्मली ऐसे खड़े हो, वो भी इक्विलिब्रियम पोजीशन में, वो कहलाएगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। एग्जांपल के तौर पे एक पैर पे खड़े हो गए, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर आएगा। या चेयर में बैठ गए, स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर आएगा। मान लीजिए चेयर का एक पैर टूट गया तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम डिसबैलेंस हो जाएगा और आप गिर जाओगे। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है? मान लो आप दौड़ रहे हो, बहुत तेज दौड़ रहे हो, लेकिन उस दौरान भी आप लोग स्टेबल हो, वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम कब खराब हो सकता है? जब आप तेजी से दौड़ रहे हो और पैरों के नीचे केले का छिलका आ जाए, जिस वजह से आप स्लिप हो जाओगे और आप गिर जाओगे। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेशनरी पोजीशन पे लगते हुए देखने को मिलता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम मूविंग टाइम पे आपको देखने को मिलता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम जिम्नास्टिक परफॉर्म करते हुए आप लोग को देखने को मिलता है, और डायनेमिक इक्विलिब्रियम हम लोग को रनिंग करते हुए या मूविंग करते हुए टाइम आप लोग को देखने को मिलता है। अगला है दोस्तों तीन प्रिंसिपल्स के बारे में बताना है इक्विलिब्रियम के, और उनके एप्लीकेशन के बारे में समझाना है। जितना
जितना ज्यादा नीचे आप लोग को सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखने को मिलेगी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी आप लोग को देखने को मिलती है। अब एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे ये एक बॉटल है और ये एक दूसरी बॉटल है, इसमें पानी सिर्फ इतना ही आप लोग को फिल होते हुए देखने को मिल रहा है और इसमें कंटिन्यूअसली पूरा का पूरा भरा हुआ है। इस दौरान पे इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे। जितना ज्यादा सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस के करीब रहेगी उतना ज्यादा जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेबल रहता है, मतलब ये इक्विलिब्रियम पे रहेगा। और जितना ज्यादा बेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्यादा दूर रहेगी उतना ज्यादा गिरने के चांसेस इसके देखने को मिलेंगे। दैट मींस ब्रॉडर द बेस उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। तो वही चीज आप लोग को यहाँ पे लिखी हुई कंप्लीटली। एप्लीकेशन की बात करें इक्विलिब्रियम की, तो सीसॉ के अंदर जो दो लोग बैलेंस हो जाते हैं कई बार, वो आप लोग को इक्विलिब्रियम का आपका एग्जांपल हो गया। टेनिस में जो कंटिन्यूअसली पोजीशन चेंज होती रहती है बॉल को हिटिंग के दौरान पे, वो भी आप लोग का एक एग्जांपल हो गया डायनेमिक इक्विलिब्रियम का। बॉक्सर कई बार अपना बैलेंस लूज कर लेते हैं और तुरंत पोजीशन शिफ्ट करके वापस से बैलेंस हो जाते हैं, वो भी इसी का एग्जांपल हो जाएगा। रेसलर्स आप लोग देखते होंगे ऐसे नीचे झुक झुक कर खेलते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि स्टेबिलिटी ज्यादा मेंटेन रहे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग से क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फ्रिक्शन की कैटेगरी आप लोग को बताना है कितनी है और एग्जांपल देना है। तो सबसे पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि एक ऐसे ऑब्जेक्ट पे आप लोग को लगते हुए देखने को मिलता है जो मूव ही नहीं कर पा रहा है। मतलब कोई बहुत भारी ऑब्जेक्ट है, एक बहुत भारी पत्थर है और दो लोग धक्का मारकर आप लोग उसको मूव नहीं करा पा रहे। वो एक्चुअली मूव इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि उस पर कंटिन्यूअसली स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। जैसे देखो ध्यान से, ये है एक बेस, इस बेस पे मैंने रख दिया एक स्टोन, ये आप लोग का एक स्टोन रखा हुआ है। आप लोग इस तरफ से फोर्स लगाना शुरू कर दिए, ये है आप लोग का वो फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो। उसके बावजूद भी ये ऑब्जेक्ट स्टैटिक पोजीशन पे हिल ही नहीं रहा है। उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअसली जितना फोर्स लगा रहे हो उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन लगते हुए देखने को मिल रहा है, जिससे कि ऑब्जेक्ट अपनी ही जगह पे मेंटेन है। वो कहलाएगा दोस्तों स्टैटिक फ्रिक्शन। अगला होता है दोस्तों डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ? जहां पे ऐसे टाइप का फ्रिक्शन जो कि आप मूविंग ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हो। अब ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो सकता है, फ्लूइड फ्रिक्शन हो सकता है या रोलिंग फ्रिक्शन हो सकता है, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहा है दोस्तों, कोई 3 फैक्टर बताओ विच आर रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन द प्रोजेक्टाइल। अब ये जो एयर रेजिस्टेंस है बेसिकली डिपेंड करता है ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट का सरफेस रफ रहेगा तो उतना ज्यादा एयर रेजिस्टेंस आप लोग को लगते हुए देखने को मिलेगा। और एक और चीज याद रखना दोस्तों, अगर ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा कम रहेगा उतना ज्यादा आप लोग को एयर रेजिस्टेंस लगते हुए देखने को मिलता है। लेकिन याद रखना, जितना ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना ज्यादा आप लोग को एयर रेजिस्टेंस लगेगा और जितना कम सरफेस रहेगा उतना कम आप लोग को एयर रेजिस्टेंस लगते हुए देखने को मिलेगा ऑन द प्रोजेक्टाइल। दोस्तों बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की वैरायटी पे। आप लोग को किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिले? देखो सेम वही चीजें बार बार रिपीट हो रही है और कुछ भी नहीं है। सुटेबल एग्जांपल के साथ न्यूटन के लॉ को समझाने की कोशिश करें। 2023-24 में पूछा गया। इससे पहले भी हम लोगों ने इसी चीज को एक्सप्लेन कर चुके, मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन होगा। मैं आप लोग को भी क्लास वर्क दे रहा हूं, वीडियो को पॉज करो, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर आप लोग बताएं क्या होगा, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्क्राइब करना है डिफरेंट टाइप ऑफ लीवर्स को विद देयर डायग्राम के साथ। तो फर्स्ट क्लास लीवर क्या होता है दोस्तों? इसमें आप लोग को लोड और फोर्स के बीचों बीच फलक्रम देखने को मिलता था। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है सीसॉ। सेकंड क्लास लीवर में दोस्तों फलक्रम और फोर्स के बीच में आप लोग को लोड देखने को मिलता था। यहाँ पे आप लोग हाई जंप का एग्जांपल दे सकते हो। इसका एग्जांपल ये भी हो सकता है कि बेबी आप लोग को हग करने के लिए आ रही है और बेबी की हाइट कम है, तो बेबी ऐसा आपको ऊंचा होकर ऐसा हग करेगी ना, तो वो सेकंड क्लास लीवर के अंदर आएगा। थर्ड क्लास लीवर की अगर बात करी जाए तो इसके अंदर आप लोग को फलक्रम और लोड के बीच में फोर्स लगते हुए देखने को मिलता है। फोर्स आप ऊपर की तरफ लगा रहे हो, फलक्रम आपका ये जॉइंट है और फोर्स लगाया कहां से जा रहा है? यहां से लगाया जा रहा है। लोड उठाया कहां से जा रहा है? हाथ से। तो बेबी को जब आप बाहों में इस तरीके से गोदी में उछालते हो तो वो आपका थर्ड क्लास लीवर है। इसको एक और एग्जांपल में दे सकते हो आप लोग कि जब आप ट्राइसेप की एक्सरसाइज कर रहे हो उस दौरान में भी आप लोग को ट्राइसेप एक्सटेंशन कर रहे हो तो थर्ड क्लास लीवर लगता है। या नॉर्मली आप लोग बॉल को ऐसे थ्रो करते हो तो उस टाइम पे भी आप लोग को थर्ड क्लास लीवर लगते हुए देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रिक्शन क्या चीज होता है, उसके टाइप्स को समझाओ। तो ये सारी चीजें पहले भी पढ़ चुके हैं, मुझे नहीं लगता है कि बार बार इस चीज को रिपीट करना चाहिए। स्टैटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन के बारे में पहले भी बता चुका हूं। क्या फ्रिक्शन नेसेसरी है? बिल्कुल नेसेसरी है। बिना फ्रिक्शन के आप खड़े भी नहीं हो सकते हो कहीं पे भी। तो स्पोर्ट्स की फील्ड में फ्रिक्शन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है तो आप जानबूझ के ऐसे टाइप के शूज यूज करते हो जिसमें स्पाइक्स होते हैं, जिसके थ्रू आप लोग का जो बैलेंस है वो स्टेबल पोजीशन में रह सके। तो हर एक फील्ड के अंदर आप लोग को फ्रिक्शन लगते हुए देखने को मिलता है और फ्रिक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन फ्रिक्शन कई जगहों पे ईवल की तरह भी एक्ट करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन जितना लगेगा उतना ज्यादा वेस्टेज ऑफ एनर्जी होगा। सीधी बात है, जब आप साइकिलिंग कर रहे हो उस दौरान पे जो सरफेस है वो आप लोग को रफ देखने को नहीं मिलना चाहिए। अगर वो मिलेगा तो साइकिलिंग जो कर रहे हो आप लोग उसका मजा खराब हो जाएगा, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी, ज्यादा मैक्सिमम स्पीड अचीव नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए।
देखते हैं दोस्तों, सेम वही क्वेश्चन है, फ्रिक्शन क्या चीज है, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस बताइए उसके। तो फ्रिक्शन आप लोग लिख देना, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आप लोग बताने की कोशिश करें। मैं आप लोग को ये होमवर्क दे रहा हूं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग को करना है। मैं सभी के आंसर्स पढ़ूंगा और जिसका भी आंसर मुझे अच्छा लगेगा, प्रॉमिस उसको मेरी तरफ से हार्ट बटन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट, क्या होता है प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी। प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी मतलब ये कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जब आप थ्रो करते हैं ना, तो कुछ इस तरीके से वो पाथ बनाते हुए जाता है, एक पैराबोलिक पाथ, इसी को कहा जाता है दोस्तों प्रोजेक्टाइल। अब ये जो इसकी ट्रेजेक्टरी है, कैसे फेंक रहे हो, क्या आप ऐसे फेंक रहे हो, ऐसे फेंक रहे हो, या सीधा ही ऊपर फेंक दिए, ये इसकी ट्रेजेक्टरी है। इसके फैक्टर्स पे भी आप लोग को बात करना है। सबसे पहली चीज है वो ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से आप लोग को ये पैराबोलिक पाथ देखने को मिल पाता है। अगर ग्रेविटी नहीं लगती तो ये ऑब्जेक्ट को जब आप फेंकते तो ये सीधा अंतरिक्ष में चली जाती। और साथ ही साथ ग्रेविटी ना उस ऑब्जेक्ट के मास में भी डिपेंड कर रही है, जितना भारी ऑब्जेक्ट रहेगा उतना तेजी से नीचे भी आएगा। अगला है स्पीड ऑफ रिलीज। आप सोच रहे हो 45 के एंगल से फेंकूंगा, दूर फेंकूंगा, लेकिन लुल्लू पुल्लो टाइप फेंकोगे, एकदम समझ गए ना, एकदम मक्खन मलाई टाइप फेंकोगे आप लोग, तो फिर ऑब्जेक्ट दूर कैसे जाएगा। आपको पूरी ताकत से फेंकना पड़ेगा, तभी ये प्रोजेक्टाइल पाथ जो है ज्यादा बेटर बन पाएगा। और प्रोजेक्शन एंगल जिसकी अभी मैंने बात किया, 45 के एंगल से फेंकोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपने सीधा ही फेंक दिया तो ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगा, क्या प्रोजेक्टाइल बना। अगर आप लोगों ने इस एंगल पे फेंके तो ऑब्जेक्ट ऐसा आ जाएगा। अगर आपको ज्यादा डिस्टेंस तक के ऑब्जेक्ट को फेंकना है तो 45 डिग्री का एंगल बनाना जरूरी है। और हाइट ऑफ रिलीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप फेंक रहे हो उसको बहुत तेजी से, लेकिन आपने ऐसे ही फेंक दिए तो होगा क्या, सीधी बात है, अगर आप ऐसे फेंकोगे तो ये ऑब्जेक्ट जाएगा और ये भी गिर जाएगा। तो इसलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑब्जेक्ट को ज्यादा डिस्टेंस तक के पहुंचाने के लिए। बाकी इन सब के अलावा भी प्यारे क्वेश्चंस आप लोग को सैंपल पेपर से प्रैक्टिस करना है। और हाँ, सैंपल पेपर के आखिरी में गैसिंग पेपर दे दिया हूं, ये रहा दोस्तों, और ये रही हाई स्कोरिंग चीट शीट। तो प्रैक्टिस कर लेना सैंपल पेपर से, सो दैट 100 मार्क्स आसानी से आ पाए। डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट लिंक मिल जाएगी। बाकी नोट्स को डाउनलोड करना है तो नोट्स की लिंक भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वेबसाइट से जाके नोट्स को डाउनलोड कर लेना। और फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो जकी सौदागर फिजिक्स वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और टेलीग्राम में मेरे साथ हमेशा बने रहो, क्योंकि वहां पे मैं आप लोग को हमेशा अपडेट करता रहता हूं हर एक चीज के बारे में, और ढेर सारे एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराता रहता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।